नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की मिक्सअप क्वेश्चन की क्लासेस 13वीं। इससे पहले मैं 12 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। इसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे ऑल ओवर सब्जेक्ट के। प्रथम है भारत जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा देते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन देता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं। भारत का भव्य वृद्ध पुरुष कहा गया है, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी द ओल्ड मैन कहा जाता है। भव्य वृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है। और ये आपकी एसएससी जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपकी एग्जाम में भी ये आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन लेता है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो क्या करते हैं? तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गांधी जी द्वारा कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये कौन था? तो ये लोधी वंश का अंतिम सम्राट था। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? किसको बताया है? यहां से पूछा गया है, तो बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकार के विरोधाभास का मिश्रण बताया गया है, यानी कि इतिहास के लिए यह विरोध करते हैं, इतिहासकारों के लिए। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछे गए हैं, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रमुख राज्य जितने भी हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके अच्छे से नंबर कवर करा सकते हैं। तो ये प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है बाबूलाल मरांडी। ये सारे क्वेश्चन मैंने वही उठाए हैं जो आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में लगातार रिपीट होते आए हैं। भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, लता मंगेशकर जी को, और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। उसमें से इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। किसे? लता मंगेशकर को। अगर आप कमेंट करेंगे तो जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का अभी निधन हो गया है या उनके ऊपर जो भी पुस्तकें लिखी गई है या उनके उपनाम क्या क्या हैं, उनसे संबंधित भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कमेंट रहे तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वह जीव जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है, तो किसकी संख्या सर्वाधिक है? मछली की। और बहुत सारे लोगों का खान पान यही है, नॉनवेज में मछली ही अधिकतर खाते हैं। तो वह जीव कौन सा है जिसकी संसार में संख्या अत्यधिक है? तो वो मछली है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का आयोग के संबंधित किस विवरण की अनुसूची में शामिल किया गया है या दिया गया है? तो ये आता है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोवा के अंदर स्थित है। गोवा में स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े।
जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है, तो सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। वर्षा का जल, वर्षा का जल क्या होता है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालने वाली गैस आपसे पूछा गया है, तो ये आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि इस पे प्रभाव डालती है, किस पे? ग्रीन हाउस पे। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? कौन से लेंस का होता है? तो अवतल लेंस का। अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में, आंख नाक कान में। इसके अलावा वाहनों के पीछे की साइड देखने के लिए भी इसी का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। अगर पढ़ाई करते समय अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है, नाभ की विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है, 1/6वां भाग होता है। क्लियर? आगे बढ़े। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? सुराही क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगी। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो जाने के कारण, वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाता है? सुराही का पानी जो होता है वो ठंडा होता है। विद्युत द्वारा मापी जाती है, विद्युत किस में मापी जाती है ये आपसे पूछा गया है, तो विद्युत द्वारा मापी जाती है अमीटर में। विद्युत धारा, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो अमीटर में मापी जाती है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। अगर बात करें सबसे अधिक कौन से रंग में होता है? तो लाल रंग में। और बात करें सबसे कम की तो उसमें कौन आ जाएगा? बैंगनी रंग। ये मैंने दोनों ही एक साथ लिख लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये दो रंग प्रमुख होते हैं, प्रथम लाल जिसमें सबसे अधिक होता है, और कम की बात करें तो बैंगनी कलर इसमें आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आप VIMP लगा लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, प्रत्यास्थ पदार्थ आपसे पूछा गया है तो कौन सा आता है? स्टील। स्टील क्या है? प्रत्यास्थ पदार्थ है। सबसे कठोर धातु आपसे पूछी गई है, कठोर धातु क्या आती है? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम क्या होती है? सबसे कठोर धातु है। आगे बढ़े। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ दिया है? स्टार्टअप राजधानी का नाम आ गया है, मतलब आपको राजधानी ही याद करना है। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली ने किसको पछाड़ दिया है? बेंगलुरु को पछाड़ के शीर्ष स्थान पर कौन आ गई है? दिल्ली। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाले शहर कौन बना है? क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करने वाला शहर आपसे पूछा गया है, तो यह बन चुका है नासिक। नासिक में कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कुंभ मेला जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने नासिक के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी थी। हाल ही में सौर परियोजना में वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? कौन सा बैंक इसमें समझौता करता है? तो इसमें करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। किसी एक स्टूडेंट का कमेंट मुझे आता है कि सबसे बड़ा बैंक, मैंने पहले वाले पार्ट में आपको ये बताया था कि भारत में या विदेशों में दोनों ही जगह की अगर बात करें तो सर्वाधिक शाखा कौन से बैंक की है, तो वो SBI ब्रांच ऐसा है जिसकी आपको हर जगह शाखा देखने को मिलेगी। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे अधिक शाखा सिर्फ और सिर्फ SBI बैंक की है। उसमें वो बोलते हैं कि SBI बैंक बड़ा है या RBI,
तो बैंक की बात हो रही है, आप आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आरबीआई मुद्रा नीति का काम करता है, जैसे नोट छपाई से रिलेटेड आप उसको उदाहरण में ले सकते हैं। पर एसबीआई क्या है, ब्रांच है जिसमें ग्राहक अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, सेविंग और करंट दोनों अकाउंट उसमें चल सकते हैं। आप आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो ये आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने एसबीआई की शाखा उसमें बताई थी कि सर्वाधिक शाखा किसकी है, तो एसबीआई की है, और आरबीआई मुद्रा नीति का कार्य करता है। ये बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? गैर नाटो के रूप में घोषित करने के लिए आपसे पूछा गया है, तो कतर देश को। किसको करते हैं ये? कतर को। क्या किया इसने? गैर नाटो सहयोगी के रूप में इसको घोषित कर दिया है कतर देश को। हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, आपसे पूछा गया है। तो ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया है। ऐसी कौन सी झील है जिसमें सबसे अधिक प्रदूषण है और उसको भी रामसर साइट में शामिल कर लिया है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चयनित किया गया है? उत्तर प्रदेश की झांकी को किया गया है, उत्तर प्रदेश की। और कौन सी झांकी थी ये? राम मंदिर की झांकी थी, राम मंदिर की। तो इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले वाले पार्ट में मैं 2020 और 21 की झांकियों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताएंगे कि 2020 और 21 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था। हाल ही में किस देश में नववर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश कर लिया है? ये करंट के क्वेश्चन है, आप इनको IMP लगा लीजिए। तो किस देश का पूछा गया है? तो इसमें आता है चीन। इसमें किसने प्रवेश ले लिया है? तो नववर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में इसने प्रवेश लिया है चीन के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अपना व्यापार तो सबसे अधिक चाइना में ही है, या आप यही सोचोगे, क्योंकि सुबह से लेकर देर नाइट तक आप में सारी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो आपको चाइना की ही देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको ऑप्शन चाइना भी देखने को मिलेगा, तो आप इसमें गलती नहीं करोगे। व्यापार की बात हो रही है तो भागीदारी के शीर्ष स्थान अमेरिका ने शामिल किया है, या अमेरिका ने लिया है, न कि चाइना ने। आप इसमें गलती नहीं करोगे। तो इसमें स्थान किसका आता है? अमेरिका का, अमेरिका। क्योंकि वहां पे सीधा आपको ऑप्शन चीन देखने को मिला, आप सीधा ही चीन लगा दोगे, अमेरिका आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि आप यही सोचोगे ज़्यादातर चीज़ें इंडिया में चाइना की ही आती है, तो चाइना से ही शीर्ष व्यापार होगा, पर अमेरिका इसका सही आंसर है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? तो इसकी किताब कौन लिखते हैं? नवदीप सिंह गिल। कौन लिखता है? नवदीप सिंह गिल। क्या करते हैं ये? तो ये भाला फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी ओलंपिक में, गोल्ड मेडल। कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? मतलब यह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम बेरोजगारी है, मतलब रोजगार बहुत ज़्यादा है? तो तेलंगाना के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ है। वैसे तो बहुत सारे स्टेट में बेरोजगारी है, आप कौन से स्टेट से हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। जय मयंक जय चंद्रिका के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आते हैं मधुकर कवि, मधुकर कवि, मधुकर कवि। इनके द्वारा क्या किया गया है? तो जय मयंक और जय चंद्रिका, जय चंद्रिका, जय मयंक और जय चंद्रिका किसने लिखी? मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। चंद बरदई किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे ये? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के क्या थे ये? दरबारी कवि थे।
और एक और दरबारी कवि जो रिपीटेड आते हैं आपके एग्जाम में, तानसेन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वो अकबर के थे। वो क्या करते थे, राग आलाप गाते थे, यानी कि पानी के दिए भी जल उठते थे और बिना मौसम भी वो बरसात करवा देते थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि के रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है आपसे पूछा गया है, तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखा गया है, तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। इन्होंने लिखा है चंद्रबरदाई ने, और चंद्रबरदाई किसके राज दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज रासो के। कवि झाग्निक की रचना का नाम क्या है? कवि झाग्निक की रचना का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये आता है आलाह खंड। क्लियर है? कवि झाग्निक की रचना का नाम क्या है? आलाह खंड। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो किसका संबंध आता है इससे, तो सूफी साधना से। किससे आता है? सूफी साधना। और आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, सूफी साधना के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये आपको याद होना चाहिए। इसके 4 अवस्था हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है पद्मावत काव्य के रचनाकार कौन है? पद्मावत किसने लिखा है, तो पद्मावत लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी क्या लिखते हैं, तो पद्मावत काव्य यह लिखते हैं। और ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चंद्रयान किस कवि की रचना है? चंद्रयान किसकी कवि की रचना है, यहाँ से पूछा गया है, तो ये लिखते हैं मुल्ला दाऊद। कौन लिखता है? मुल्ला दाऊद। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? बिसल देव रासो के रचयिता आपसे पूछे गए हैं, तो ये आते हैं नरपति के द्वारा क्या लिखा गया है? बिसल देव रासो की रचना इनके द्वारा की गई है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी कौन लिखता है? नूर मोहम्मद। कौन लिखता है? नूर मोहम्मद। कौन सा कवि अष्टछाप का है? कौन सा कवि अष्टछाप का, ये आपसे पूछा गया है, तो कौन सा कवि आता है? रेदास। शिवाजी किसके अनुयायी थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आता है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका कौन लिखता है? मेगसनीज किसके शासन में रहता है, मतलब किसके शासनकाल में ये रहता है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं मेगसनीज, फाहियान सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इतिहास जिसे लिखता है वह इतिहास है। इतिहास जिसे लिखता है वह इतिहास है, किसके द्वारा कहा गया है? जी.आर. एल्टन के द्वारा ये कहा गया है कि इतिहास जिसे लिखता है वह इतिहास है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो पहिए का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में क्या हो जाता है? पहिए का आविष्कार हो जाता है। उससे चाक वगैरह में भी यूज होता है, फिर बेल वगैरह भी इसी में आ जाता है। इससे पहले नवपाषाण काल से पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन एक जगह रह के नहीं बिताता था, यानी कि गुम मक्कड़ जीवन हुआ करता था। पर नवपाषाण काल के बाद में क्या होता है? व्यक्ति एक स्थान पर रहना शुरू हो जाता है। पर उससे पहले गुम मक्कड़ जीवन में वो चलता रहता था, एक जगह किसी भी जगह नहीं रुकता था, जहां उसका मन होता था वो वहीं रह लेता था। पर नवपाषाण काल के युग के बाद में क्या होता है? व्यक्ति अपना घर बना के रहना शुरू कर देता है। जोरवे संस्कृति का केंद्र था, तो इसका केंद्र था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या था? जोरवे संस्कृति का केंद्र रहा है। जाति प्रथा का विकास कब होता है? जाति प्रथा का विकास आपसे पूछा गया है, तो ये होता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? जाति प्रथा का विकास होता है, मतलब जाति प्रथा आ जाती है तो फिर छुआछूत भी इसी समय प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़े, हाथी गुफा अभिलेख से किस राजा का जीवन कृति होता है? तो कौन से राजा इसमें आते हैं? कलिंगराज खारवेल। कौन आता है? कलिंगराज खारवेल इसमें आ जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है पाटलिपुत्र में।
पाटलिपुत्र के अंदर। मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन था? तो मगध राज्य का पूछा गया है पहला ज्ञात वंश। इससे पहले वाले गुमनाम है, मतलब उनको कोई ज्ञात नहीं कर पाया, अज्ञात है। तो मगध राज्य का पहला ज्ञातवत राजा आपसे पूछा गया है, तो ये आता है बृहदत्त। बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था? तो ये अशोक का पुत्र था। अशोक का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसे ही क्या कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक इसे कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में कौन आता है? बिंदुसार। इसके बाद कौन आता है? अशोक। अशोक का धम्म चक्र परिवर्तन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और अशोक के बाद कौन आ जाता है? बृहदत्त। तो ये 4 इंपॉर्टेंट राजा हुए थे मौर्य साम्राज्य के अंदर। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं फुल डिटेल आपको पढ़ा दूंगी। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नंद वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो नंद वंश का अंतिम शासक है धननंद। धननंद। धननंद क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक है। ये थे आज के अपने टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।